गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम क्लासेस। आज हम करेंगे विधि का शासन। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, लोकसभा की कार्य और शक्तियों का वर्णन। विधि का शासन जैसे मैंने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में बतलाया कि विधि का शासन क्या होता है, यानी विधि यानी कानून। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो या गरीब। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में ये इस दृष्टि से अनूठा है कि ब्रिटेन में भी क्या है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। किंतु कुछ अधिकारियों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके कारण हम उसकी सीमाओं का भी वर्णन करेंगे। आज हम करेंगे विधि के शासन का अर्थ और उसकी व्याख्या डायसी के अनुसार। यानी विधि का शासन का ब्रिटेन की सबसे प्रमुख विशेषता है। यह विधि का शासन विकास का परिणाम है, यानी ब्रिटेन के संविधान का क्रमिक विकास हुआ है, विकास के स्वरूप की विधियों का निर्माण हुआ है। इस संबंध में डायसी ने कहा है कि विधि का शासन सबसे प्रमुख शासन है और अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायसी ने कहा है कि विधि का शासन सबसे प्रमुख शासन है। इंग्लैंड में विधि का शासन सबसे प्रमुख शासन है। उन्होंने अपनी बुक, जैसे मैंने बताया, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी विधि के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो इस प्रकार डायसी का कथन है कि विधि के शासन के संबंध में उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश शासन में कानून ही सर्वोपरि है। ब्रिटिश शासन में कानून ही सर्वोपरि है। इस कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में कानून ही सबसे सर्वोच्च है, उसको किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी ब्रिटिश संसद ही कानून का निर्माण करती है और ब्रिटिश संसद ही किसी कानून में संशोधन कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। यानी ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है और साथ ही इसमें कानून प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। आज हम इसके पढ़ेंगे विधि के शासन का अर्थ। पहला है, इसमें पहला पढ़ेंगे विधि की सर्वोच्चता। विधि यानी कानून। ब्रिटेन में क्या है, विधि ही सर्वोच्च है। एक सामान्य सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही समान कानून तथा न्याय की व्यवस्था है। उनके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे हेबर्ड ने लिखा है, व्यक्ति के अधिकार को निर्धारित करने तथा निपटाने में मात्र स्वेच्छाचारिता और सर्वोच्च प्रधानता को स्वीकार करना विधि के शासन की स्थापना करना है। यानी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना और उसके अधिकारों को, यानी उसके मनमाने ढंग को संयमित करने का कार्य कौन करता है, विधि का शासन ही करता है। दूसरा पॉइंट हमारा होता है शासन विधि के अनुसार। यानी संपूर्ण इंग्लैंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या है, विधि के शासन के अनुसार ही चलेगी। यानी संपूर्ण प्रशासन किस पर निर्भर करता है, विधि पर। यानी संविधान द्वारा कोई कानून या व्यवस्था, कोई नियमावली तैयार की गई है, उसी के आधार पर ब्रिटेन का संविधान प्रशासन करेगा। इसका एक अन्य अर्थ यह भी दिया जाता है कि विधि शासन करती है, विधि के अधीन शासन है। क्या कहेंगे,
के अधीन क्या है? विधि। शासन के अधीन विधि, और विधि ही शासन करता है। शासन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर न कर विधि पर निर्भर करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शासन का परिणाम किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर ना होकर विधि यानी कानून के अनुसार ही होता है, ताकि सभी व्यक्तियों और अधिकारियों को समान कानून तथा न्याय व्यवस्था के लाभ मिल सके। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें फिलीपींस ने कहा है कि विधि के शासन को अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शासन व्यक्तियों का प्रयोग विधि द्वारा मर्यादित होगा, यानी जो शासन की शक्तियां होंगी वो किसके अधीन होंगी? विधि के अधीन। सारा प्रशासन किसके अधीन होगा? किसके द्वारा नियंत्रित होगा? विधि के द्वारा ही नियंत्रित होगा, और वह शासक की इच्छा का शिकार नहीं होगा। इस प्रकार यानी शासन विधि के अनुसार होगा, नागरिक विधि के अधीन होंगे, यानी किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं होंगे। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षक शासन, यानी हमने पीछे वाले पॉइंट में पढ़ा, यानी विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर न होने के कारण विधि का शासन समानता पर आधारित होता है। विधि का शासन यानी क्या है? यानी प्रशासन चलाने को सुचारू रूप से प्रशासन चलाने में सहायक सिद्ध हुआ है और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। अगर कानून तथा न्याय व्यवस्था नहीं होगी तो नागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएंगे और कानून कुछ शक्ति संपन्न व्यक्तियों के हाथ का खिलौना बनकर ही रह जाएगा। तो इस दृष्टि से विधि के शासन में ये पॉइंट महत्वपूर्ण स्थिति रखता है कि विधि का शासन ही नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। जैसे इससे एक अन्य अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि यह शासन व्यक्ति के शासन की स्वेच्छाचारिता से मुक्ति दिलाता है, यानी शासक की स्वेच्छाचारिता यानी उसकी मन मर्जी को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित करता है। स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित करता है ताकि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिल सके और कोई भी व्यक्ति कुंठित ना हो। इसके साथ ही विधि के शासन को कार्यपालिका नियंत्रित करती है और जिसके कारण नागरिकों की स्वतंत्रताएं फलती फूलती है। कौन नियंत्रित करती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? देश पर शासन करने वाला, और वो किससे नियंत्रित होती है? विधि से नियंत्रित होती है। इसी कारण नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में भी विधि के शासन को जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा है न्याय तथा कानून का सामान्यीकरण। इसमें हम बताएंगे कि विधि के शासन का एक अन्य अर्थ न्याय तथा कानून का सामान्यीकरण भी है और इसके सामने सभी व्यक्ति समान हैं और सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण और सुविधाएं प्राप्त होती है। और इसके साथ ही विधि का शासन व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करता, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। तो हम क्या कहेंगे? यानी व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेद नहीं करता और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। आगे का पॉइंट है न्याय तथा विधि के समक्ष समानता को सेम ही आएगा, यानी विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। विधि के शासन में सामान्य कानून, सामान्य न्यायालय और सामान्य न्याय पर जोर दिया जाता है। किस पर? सामान्य कानून, सामान्य न्यायालय, सामान्य न्याय। सामान्य कानून
सामान्य न्यायालय का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही यानी विशेष कानून और विशेष न्यायालयों और विशेष न्याय की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। यानी इसमें सामान्य न्यायालय को प्राथमिकता दी गई है, विशेष न्यायालय, विशेष कानून, विशेष दंड प्रक्रिया को महत्व नहीं दिया गया है। इस प्रकार विधि के शासन के अर्थ में हम पढ़ते हैं कि विधि सर्वोच्च है और कार्यपालिका यानी प्रशासन इसके अनुसार चलता है। विधि के अनुसार विधि कौन बनाता है, कानून कौन बनाने का कार्य किसका है, संसद का, और संसद जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाती है ताकि सभी व्यक्तियों में समानता की स्थिति उत्पन्न हो और क्रांति की संभावना ना हो और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अगर विधि का शासन ना हो तो नागरिक स्वतंत्रता क्या है, सुरक्षित रह ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाता है, ना कि वो किस धर्म का है, संस्कृति का है, अमीर है या गरीब है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। न्याय तथा कानून का सामान्यीकरण यानी क्या है, न्याय के लिए सामान्य कानून, सामान्य न्यायालय और सामान्य दंड प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। विशेष न्यायालय, विशेष कानून और विशेष दंड प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार हम कहेंगे कि ब्रिटेन में विधि का शासन प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। अब हम आगे करेंगे विधि के शासन की व्याख्या। विधि के शासन की व्याख्या, इसमें डायसी ने क्या कहा, ब्रिटेन में विधि का शासन सर्वोच्च और सर्वोपरि है। यह सभी व्यक्तियों में समानता का भाव लाता है। विधि के शासन की व्याख्या, आगे का हम दूसरा पॉइंट हम करेंगे विधि के शासन की व्याख्या, यानी इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत संदर्भ में समझ सकते हैं। पहला है कानून की सर्वोपरिता। पहला क्या है, सेम उससे मिलता जुलता है अर्थ से, कानून की सर्वोपरिता, यानी ब्रिटेन के संविधान में कानून ही सर्वोपरि है। डायसी के अनुसार कानून के शासन का पहला अर्थ यह है कि कानून सर्वोपरि है और न किसी व्यक्ति विशेष या प्रशासनिक अधिकारी की इच्छा का परिणाम नहीं है। एक लाइन ये याद रखोगे, न ही व्यक्ति विशेष या प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा का परिणाम नहीं होता। ये हो गया, यानी न ही किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम होता है और न ही कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा का परिणाम होता है। इसको हम डायसी के शब्दों में ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे डायसी ने कहा है, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता तथा उसके शरीर और संपत्ति को, यानी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को, ये कथन किसका है, डायसी का। डायसी ने इसको अच्छी तरह परिभाषित किया है, यानी किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा को, यानी व्यक्ति विशेष को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसके शरीर और संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। इसको व्यक्ति के साथ ही दूसरा नंबर हो गया शरीर
संपत्ति, इन तीनों को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। इस प्रकार डायसी ने का कथन हम स्पष्ट करते हैं, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता अथवा उसके शरीर और संपत्ति को तब तक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक सामान्य कानून प्रक्रिया से, ये देखो दोबारा आ रहा है, सामान्य कानून प्रक्रिया से सामान्य न्यायालयों में यह सिद्ध न हो जाए। क्या कहेंगे? सामान्य कानून प्रक्रिया, सामान्य को ध्यान में रखना है, और सामान्य ही न्यायालय, सामान्य न्यायालय द्वारा ये सिद्ध ना कर दिया जाए। तो इसमें सामान्य को आपको ध्यान में रखना है और न ही किसी कानून की स्पष्ट रूप से उल्लंघना हो। कानून की स्पष्ट उल्लंघना हो। आगे हम इसके साथ ही पढ़ेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति या उसके जीवन का अपहरण नहीं किया जा सकता। इसका एक दूसरा रूप आ गया, ना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का, ना ही उसके शरीर और संपत्ति का अपहरण किया जा सकता है, ना ही उसे हानि पहुंचाई जा सकती है, ना ही उसे शारीरिक या आर्थिक दंड दिया जा सकता है, और ना ही उसे शारीरिक या अन्य किसी रूप में आर्थिक हानि भी नहीं पहुंचाई जा सकती। इसके साथ ही हम क्या कहेंगे, यानी आर्थिक हानि, आर्थिक हानि भी नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, सामान्य न्यायालय होगा, सामान्य कानून प्रक्रिया ही होगी। तो इस प्रकार यानी ब्रिटेन में क्या है, कानून सर्वोपरि है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, शरीर, संपत्ति, आर्थिक हानि सभी को ध्यान में रखते हुए विधि ही सर्वोपरि कानून है। डायसी के इस कथन को निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि डायसी ने कहा है कि कानून ही सर्वोपरि है, यानी डायसी राइटर है। डायसी के शब्दों को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। पहला बिंदु क्या है, कानून ही सर्वोपरि है। इसमें मैंने आपको बताया कि कानून ही सर्वोपरि है। कानून ही सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि कानून ही यानी सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है, व्यक्ति और उसकी संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाता। और अगर कानून ना हो तो क्या है, सभी व्यक्तियों यानी प्रशासन में क्या है, एकरूपता का अभाव हो जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट है, दंड केवल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। दंड केवल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। दिया जा सकता है यानी किसी व्यक्ति विशेष या कोई प्रशासनिक अधिकारी के अधीन न होकर न्यायालय यानी सामान्य न्यायालय द्वारा ही दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दंड न्यायालय द्वारा भी विधि की उल्लंघना करने पर ही दिया जाता है। यानी दंड कब दिया जाता है?
दंड भी विधि यानी कानून विधि की उल्लंघना करने पर विधि की उल्लंघना करने पर ही दिया जाता है। ये आप ध्यान में रखना। विधि की उल्लंघना करने पर ही दिया जाता है। आगे का हम पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। विधि की उल्लंघना का निर्णय सामान्य न्यायालयों और सामान्य कानून प्रक्रिया के अंतर्गत ही होना चाहिए। यानी विधि की उल्लंघना का निर्णय सामान्य न्यायालय द्वारा सामान्य न्यायालय द्वारा और सामान्य विधि द्वारा ही दिया जा सकता है। सामान्य विधि द्वारा ही दिया जा सकता है। इस प्रकार इतना पढ़ने के बाद विधि के शासन की व्याख्या के कुछ बिंदु बढ़कर सामने आते हैं। वो क्या है? यानी डायसी ने इसे पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या की है। इसमें उसने क्या कहा है? कानून ही सर्वोपरि है। दंड केवल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। दंड विधि की उल्लंघना करने पर ही दिया जा सकता है। और दंड देने का निर्णय सामान्य न्यायालय और सामान्य विधि। मैंने आपको पहले ही कहा कि सामान्य चीज आप अपने दिमाग में रखना। सामान्य न्यायालय और सामान्य विधि द्वारा ही दिया जा सकता है। अब इसके परिभाषित करने के लिए हम इसके आगे का ही पॉइंट पढ़ेंगे। पहला क्या था? कानून की सर्वोपरिता। उसमें हमने डायसी के कथन को या विचारों को पढ़ा। इसके साथ ही हम इसका दूसरा पॉइंट करेंगे। वो क्या है? कानून की समानता। क्या है? कानून की समानता। अब इसमें वही बात आ जाएगी भी कानून क्या है? सभी के लिए समान है। चाहे वो व्यक्ति के बीच में हो या प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में हो। विधि के सभी निर्णय सामान्य न्यायालय द्वारा ही किए जाते हैं और सामान्य विधि द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कानून के शासन को डायसी की द्वितीय व्याख्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी स्थिति और पद का क्यों न हो, कानून का उल्लंघन करेगा तो दंडित होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? किसी भी पद या स्थिति पर क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद या स्थिति पर क्यों न हो, यानी कानून की उल्लंघना करने पर वह समान रूप से दंडित होगा। इसके साथ ही डायसी के शब्दों में केवल यही बात नहीं है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यानी किसी भी पद या स्थिति पर होते हुए कानून से ऊपर कोई नहीं है। ना ही कोई व्यक्ति और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी इससे अछूता नहीं है। बल्कि यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी स्थिति या पद पर क्यों न हो, राज्य के साधारण कानून और सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर वही बात रिपीट होगी। क्या होगा? यानी चाहे वह किसी भी क्षेत्र, स्थान, पद, स्थिति पर क्यों ना हो, एक ही समान न्यायालय के अधीन होंगे और एक ही समान दंडित किए जाएंगे। डायसी की दूसरी व्याख्या, जहां कानून की समानता पर बल दिया जाता है, इसमें ही दूसरी व्याख्या कानून की समानता। एक ही बात है, कानून की समानता पर बल दिया जाता है। किसके अनुसार? डायसी के अनुसार। कानून की
समानता पर बल दिया जाता है ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके, एक रूपता बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरी तरफ प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासनिक न्याय के सिद्धांत को अमान्य किया गया है। यानी प्रशासनिक विधि, न्यायालय और प्रशासनिक न्याय, प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासनिक कानून एक ही बात है, सभी क्या है, इसके अधीन है। इसके आगे क्या पॉइंट हम पढ़ेंगे, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। इसी के अनुसार तीसरी महत्वपूर्ण व्याख्या यह है कि इसमें व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताएं संरक्षित होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, गायत्री की व्याख्या के अनुसार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, यानी व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षक कौन है, विधि कह लो या कानून कह लो। कैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी व्यक्ति हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी क्या है, सामान्य न्यायालय और सामान्य दंड प्रक्रिया के अधीन ही होंगे। दायित्व के अनुसार यहाँ संवैधानिक विधि यानी वे नियम जो दूसरे देशों के संवैधानिक संहिता यानी कानून के अंग है, न्यायालयों द्वारा परिभाषित और परिवर्तित विधियों का स्रोत नहीं बल्कि परिणाम है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि डायसिन का मानना है कि कानून के द्वारा ही ब्रिटेन में न्यायिक निर्णय और संसदीय कानून का प्रमुख अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का रक्षा प्रदान करता है। यानी जो भी न्यायिक निर्णय और अधिकार पारित होते हैं, वे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भी पारित किए जाते हैं। तो ये तो सब हुई विधि के शासन का अर्थ और व्याख्या और इसमें डायसी के कथन का महत्वपूर्ण स्थिति। इसके साथ ही हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे, विधि के शासन की सीमाएं। विधि के शासन की सीमाएं। विधि के शासन की सीमाएं। अब प्रश्न यह उठता है कि विधि ही सर्वोपरि है, विधि को किसी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि विधि कहीं अपने आप में निरंकुश न होकर जनता के अहित में ऐसा कोई कानून पारित न कर दे जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो, हनन हो और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए। इसी को दृष्टि में रखते हुए यानी इसकी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वो है पहले अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। सीमाओं में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। अब ये विवेकात्मक क्या है, विवेक यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में स्वतंत्र होना। जैसे हम किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने
विवेक का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे कि विवेकात्मक का अर्थ क्या है, अपनी यानी किसी के दबाव में ना आकर यानी अपने विवेक और बुद्धि द्वारा निर्णय लेना, ये होता है विवेकात्मक शक्ति। तो इसमें हम पढ़ेंगे अधिकारियों। एक आदर्श विधि के शासन में अधिकारियों को शक्ति के व्यापक स्वेच्छाचारपूर्ण और विवेकात्मक प्रयोग के अधिकार नहीं होने चाहिए। आदर्श विधि, आदर्श विधि यानी आदर्श विधि क्या होती है, जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाता है और सबको समानता के साथ देखा जाता है, ना कि उनकी पद और स्थिति को देखते हुए उन्हें न्याय और दंड के बारे में निर्णय दिया जाता है। तो आदर्श विधि को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया जाता है। किंतु ब्रिटेन में शासन का कार्य अधिकारियों के उत्तरदायित्व इतने बढ़ गए हैं कि सरकारी अधिकारियों की कार्य क्षमता और शीघ्र कार्य होने के आधार पर विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। यानी क्या है, ये एक महत्वपूर्ण सीमा है, यानी ब्रिटेन के अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध यह होता है कि कार्य की अधिकता या कार्य क्षमता बढ़ जाने के कारण इंग्लैंड के अधिकारियों और कर्मचारियों को यानी सही ढंग से और विवेकात्मक शक्ति का प्रयोग करने का उतना समय नहीं मिल पाता और उनको क्या है, जल्दबाजी में निर्णय करने की छूट दे दी जाती है। दूसरा क्या है इसमें पॉइंट, लोक सेवकों की विशेष स्थिति। लोक सेवकों की विशेष स्थिति यानी इनमें साधारण व्यक्ति और लोक सेवकों और साधारण नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 1893 के लोक सेवक संरक्षण अधिनियम, 1893 के लोक संरक्षण अधिनियम के तहत लोक सेवकों और कर्मचारियों को इस दृष्टि से विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।